मॉर्निंग क्लास आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने पीपीएससी के हवाले से लिखे हैं कि जैसे हमारे पास अगर लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर विल बी लैटिस एनर्जी। मतलब किसी भी लैटिस को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद रेडियस रेशो लेस, जितनी रेडियस रेशो कम होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ को अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी ग्रिप ज़्यादा है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास अगर रेडियस रेशो कम होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी की बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है A मल्टीप्लाई Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव माइनस B। ये हमारे पास लैटिस एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जिसके ज़रिए से हम लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखें तो लैटिस एनर्जी की मेजरमेंट हम दो तरीक़ों से करते हैं, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी। दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम थ्योरेटिकली करना चाहें तो थ्योरी में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपेरिमेंटली बोर हैबर साइकिल परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की थी लैटिस एनर्जी के अंदर फार्मूला के A मल्टीप्लाई Q पॉजिटिव Q नेगेटिव ओवर R पॉजिटिव, मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, ठीक है, चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। और ये A और B हमारे पास तो हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास A क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है और ये डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ इंटरेक्शन, किस किस्म का इंटरेक्शन है, ये उसकी वैल्यू गिवन होती है। B जो है ये कांस्टेंट ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके बाद है लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज एज Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव इंक्रीजेज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और लैटिस एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती है व्हेन रेडियस रेशो डिक्रीज़। जैसे जैसे रेडियस रेशो, मतलब हमारे पास जो ये नीचे वाली टर्म है R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव, अगर ये रेडियस रेशो जो है वो डिक्रीज़ होती है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज़ होगी। वही बात आ जाती है कि जितना रेडियस कम होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होती है फॉर डाईवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट, डाईवेलेंट एटम्स और पॉलीवेलेंट एटम्स उनकी ज़्यादा होती हैं देन मोनोवेलेंट। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करते हैं उनकी निस्बत जो दो या इलेक्ट्रॉन को या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हमारे पास हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा बॉन्ड जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ करने से और गेन्स करने से जो आयन्स बनते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है। अब इसके दरमियान में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स। ये भी याद रखना है कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन मेक आइसोमॉर्फ। अगर हमारे पास एक ही तरह के आयन्स हों, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो लेकिन हों वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। ये भी एक हमारे पास टर्म है जिसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे NaF और MgO दोनों आइसोमॉर्फ हैं। कैसे, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम 1s2 2s2 2p6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो हमारे पास ये आइसोमॉर्फ बनता है। किसका बनता है, हमारे पास फ्लोराइड का। देखें 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैग्नीशियम को अगर हम देखें Mg पॉजिटिव 2, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो लिहाजा सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फ हैं। ये हमारे पास आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, इनके अंदर जो आयन्स इनके बनते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। तो लिहाजा आइसोमॉर्फ की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडियस रेशो। अगर हम रेडियस रेशो को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड जो है वो हम डिटरमिन किससे करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ आयन्स, उसके अंदर आयन्स कितने प्रेजेंट हैं, दूसरा क्या है रिलेटिव साइज ऑफ आयन्स, और आयन का साइज़ क्या है। साइज़ इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेडियस रेशो, ठीक है, और साइज़ को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, रेडियस रेशो में। अब रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन ओवर रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ सेंट्रल स्फीयर ओवर रेडियस ऑफ, ठीक है, सेमी स्फीयर। तो ये हमारे पास
रेडियस ऑफ सराउंडिंग स्फीयर, और ये ऊपर क्या जाता है, रेडियस ऑफ सेंट्रल स्फीयर। अब हमारे पास अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल उनकी ज्योमेट्री होती है, और इनका रेडियस रेशो होगा 0.4, ठीक है, 1.4 से लेके 0.73 तक। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 होता है, और रेडियस रेशो 0.73 इससे अबव होगी। इसी तरह से हमारे पास अगर स्क्वायर प्लेनर है तो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है, 0.0225 से लेके 0.414 तक, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनका 4 होगा, और 0.414 से लेके 0.73 तक इसकी रेडियस रेशो जाती है। अब हमारे पास अगर ट्रायंगुलर आ जाए तो ट्रायंगुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 3 होगा, रेडियस रेशो कहाँ तक रहेगी 0.155 से 0.0025, और लीनियर के कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 0.2 होता है, और इनकी रेडियस रेशो कितनी रहती है 0.155। अब आपने रेडियस रेशो के बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं कि रेडियस रेशो होती क्या है, रेडियस ऑफ कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है, या इसके अलावा इसको हम ये भी बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल स्फीयर ओवर रेडियस ऑफ द सराउंडिंग स्फीयर। फिर इसके बाद हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है, इसका हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, और इसकी रेडियस रेशो देखो 0.0414 से 0.73 तक होती है। फिर स्क्वायर प्लेनर आ जाता है, स्क्वायर प्लेनर के अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी है, 0.0224 टू 0.0414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इनका जो है ये याद रखना है आपने रेडियस रेशो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटिस एनर्जी का पॉइंट। लेटिस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कम क्लोज टू फॉर्म आयनिक क्रिस्टल कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। क्योंकि हम लेटिस एनर्जी की बात करते हैं तो लेटिस एनर्जी के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है कब, जब गैसियस आयंस, गैसियस फॉर्म में एटम्स आइसोलेट हो जाते हैं, उसके बाद वो आयन बनाते हैं, तो लिहाजा गैसियस आयंस ऑफ अपोजिटली चार्ज कि उनके एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, ये एक दूसरे के सामने आते हैं और एक आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं किसी भी कंपाउंड की, और उसके अंदर फार्मूला यूनिट कितना होगा 1 मोल होगा। मतलब हम आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला यूनिट लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लेटिस और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शंस ऑफ पार्टिकल। मतलब ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लेटिस की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथ क्या है इंटरएक्शंस की जो हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान में है, ठीक है। लेटिस एनर्जी टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल के बारे में भी बताती है। अब अगर हम बात करें तो जो रूटीजाइड स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक सल्फाइड है, ठीक है, इसकी हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। इसके बाद दूसरा है जिंक पॉजिटिव आर इन हाफ टेट्राहेड्रल होल। मतलब हमारे पास अगर सल्फाइड का स्ट्रक्चर या जिंक +2 का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो रूटीजाइड स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। जिंक क्या होगा, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देता है, और जो हमारे पास सल्फाइड और जिंक जो होता है ये हाफ टेट्राहेड्रल होल देता है। अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर 1:2 हो, ठीक है, कंपाउंड्स की, तो कैसे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे CaF2 कैटाइन 1 है, 2 फ्लोराइड आयन है, टाइटेनम डाइऑक्साइड है, टाइटेनम एक ऑक्साइड है, ठीक है, एलिमेंट है, और O-2 है। तो लिहाजा अगर आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेशो 1:2 हो तो फिर हम क्या करते हैं 2 कैटाइन्स 1 एनाइन। अब इसके अंदर ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स क्रिस्टल शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। जितनी तरह के आयन होंगे उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर अगर हम देखें तो 1 कैटाइन है और दूसरा क्या है हमारे पास 2 एनाइन है, तो लिहाजा एक कैटाइन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा और दूसरा एनाइन के लिए। अब जैसे CaF2 की बात करें तो इसमें कैटाइन 1 है, 2 फ्लोराइड हैं, तो लिहाजा इसके अंदर कैटाइन +2, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो फ्लोराइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इनकी रेडियस रेशो क्या होगी 0.73।
और इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और ये किस में होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। अब आपने याद रखना है कि CF2 के स्ट्रक्चर में क्या आता है? एक कैटाइन, 2 फ्लोराइड आइन। कैटाइन पे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। रेडियस रेशो 0.73 होगी और स्ट्रक्चर क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। अब पॉजिटिव कैटाइन्स एंड नेगेटिव कैटाइन्स ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। अब इसमें कैल्शियम जो है ये 8 फ्लोराइड आइन से सराउंड करता है और कॉर्नर पे होता है, ठीक है। और फ्लोराइड टेट्राहेड्रल होता है और 4 कैल्शियम आइंस से सराउंड होता है। अब इसके बाद आ जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्साइड्स सल्फाइड्स ऑफ लिथियम सोडियम पोटाशियम शो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर व्हेन पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आर रिवर्स, तो हमारे पास अगर पॉजिटिव पोजीशन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की रिवर्स होती है तो हमारे पास एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके बाद आता है रूटाइल स्ट्रक्चर। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड जो है इसका हमारे पास रूटाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर इसके अलावा लेड ऑक्साइड, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड और मैंगनीज का ऑक्साइड ये भी इसके अंदर आता है, PbO2 MO2 और इसके अलावा मैंगनीज ऑक्साइड। इनके अंदर रेडियस रेशो जो होती है वो 0.43 से लेके 0.73 तक